ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनुअली 5 लाख पाउंड्स देने का प्रोविजन भी करता है। 20 साल बाद जब इस चार्टर के एक्सपायर होने का समय होता है तब नेक्स्ट चार्टर एक्ट पास किया जाता है। चार्टर एक्ट 1813। 1813 का चार्टर एक्ट कई मायनों में एक लैंडमार्क चार्टर एक्ट था। इंग्लिश ट्रेडर्स इस समय डिमांड करने लगे थे कि उन्हें भी इंडियन ट्रेड में शेयर मिलना चाहिए, यानी कि वो यहाँ से क्या करना है? कंपनी की मोनोपोली का विरोध कर रहे थे। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला तो लेज़र-फेयर की स्पिरिट और दूसरा नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जिसके तहत बाकी यूरोपियन पोर्ट्स ब्रिटेन के लिए क्लोज कर दिए गए थे। इसलिए ब्रिटिश ट्रेडर्स चाहते थे कि इंडियन ट्रेड को सभी के लिए ओपन कर दिया जाए। इनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1813 का चार्टर एक्ट पास करती है, जिसके तहत कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन चाइना के साथ और ओवरऑल टी यानी कि चाय के ट्रेड में उसकी मोनोपोली बनी रहने दी जाती है। साथ ही इंडियन टेरिटरीज और रेवेन्यू को कंपनी और 20 साल तक रिटेन कर सकती थी, लेकिन क्राउन की सॉवरेनिटी के अंदर रहते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। इस एक्ट में इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एनुअली 1 लाख रुपए की ग्रांट का प्रोविजन भी था। क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंडियन आने और अपना रिलीजन प्रीच करने की परमिशन दे दी जाती है। दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद फिर से 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट पास होगा। चार्टर एक्ट 1833। 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी को टेरिटरीज और रेवेन्यू कलेक्शन पर मिली 20 साल की लीज को फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन चाइना और चाय के ट्रेड पर कंपनी की मोनोपोली को इस बार एंड कर दिया जाता है। इसके अलावा यूरोपियन इमिग्रेशन और इंडिया में प्रॉपर्टी के एक्विजिशन पर सभी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती है, जिससे यूरोपियंस द्वारा इंडिया का कॉलोनाइजेशन और तेजी से बढ़ता है। 1833 का ये एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में चेंज कर देता है और उसको कंपनी के सभी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल और डायरेक्ट करने की पावर दे दी जाती है। सभी रेवेन्यूज भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी में रेज किए जाने थे और एक्सपेंडिचर पर भी पूरी तरह उसका कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इंडियन लॉज के कंसोलिडेशन और कोडिफिकेशन के लिए एक लॉ कमीशन का प्रोविजन भी इस एक्ट में था। फिर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है नहीं? काउंसिल में एक 4th मेंबर भी ऐड करता है, जो कि लॉ मेकिंग में एक लीगल एक्सपर्ट हो। इसे लॉ मेंबर भी कहा जाता है। पहली बार लॉर्ड मकॉले ये पोजीशन लेते हैं। इसके साथ ही बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स पूरी तरह खत्म कर दी जाती है। अब वो सिर्फ गवर्नर जनरल को प्रपोजल भेज सकते थे। फाइनल डिसीजन लेने का राइट सिर्फ गवर्नर जनरल के पास ही होता है। 1833 का चार्टर एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्लेवरी अबॉलिश करने के स्टेप्स लेने के लिए भी कहता है। आइए अब नेक्स्ट चार्टर एक्ट के प्रोविजंस को समझते हैं। चार्टर एक्ट 1853। 1853 का चार्टर एक्ट डिसाइड करता है क्या हो गया है भाई आज? पार्लियामेंट कोई और कानून नहीं बनाता तब तक इंडियन टेरिटरीज का पोजीशन कंपनी के पास ही रहेगा। यानी पहली बार लीज को 20 और सालों के लिए ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं किया जाता। इसके अलावा सर्विसेज पर से कंपनी का पेट्रनेज खत्म कर दिया जाता है। मतलब अब कंपनी अपनी पसंद से सर्विसेज में अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती थी, बल्कि इसके लिए ओपन कंपटीशन का प्रोविजन किया जाता है। लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल मेंबर बना दिया जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी सेपरेट करता है। लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए 6 एडिशनल मेंबर्स को शामिल किया जाता है। इस लेजिस्लेटिव विंग को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है और इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन फाइनल लॉ के लिए गवर्नर जनरल की असेंट की जरूरत होती है और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी बिल को वीटो कर सकता था। दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट वीटो वाला पावर खराब दे दिया था, क्योंकि इसके 4 साल बाद ही 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद पास होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। साला निकलने ही नहीं दे रहा, गजब हाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858
रिवोल्ट ऑफ 1857 कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। उससे पहले तक इंडिया में मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस अनोमली को रेक्टिफाई करने का समय आ गया है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सही मौका था कंपनी से इंडियन टेरिटरीज की पोजीशन को लेने का। 1858 का एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल सिस्टम का एंड कर देता है। अब इंडिया को कंपनी नहीं बल्कि क्राउन के नाम पर गवर्न किया जाना था। इसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर की काउंसिल अपॉइंट की जाती है। काउंसिल का नेचर सिर्फ एडवाइजरी था। अगस्त 1858 में लॉर्ड स्टैनली पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइटल को रिप्लेस करके वाइसरॉय कर दिया जाता है, जिसका मतलब था क्राउन का एजेंट, और वाइसरॉय को डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बैटरी थोड़ा सा खत्म हो गया इसका तो। इसके साथ लॉर्ड